कभी एक वक्त था जब रिस्ट वॉच को सिर्फ वुमेन्स की एक्सेसरी माना जाता था। मेंस के लिए टाइम देखना मतलब पॉकेट वॉच, चेन्स और वेस्ट कोट का कल्चर। उस दौर में रिस्ट वॉच पहनना सिर्फ कैजुअल नहीं, सोसाइटी के रूल के खिलाफ माना जाता था। लेकिन हिस्ट्री हमेशा उन लोगों से आगे बढ़ती है जो रूल्स फॉलो नहीं करते, उन्हें रिवराइट कर देते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने बचपन में सब कुछ खो दिया, पेरेंट्स, सोसाइटी और एक नॉर्मल लाइफ, और फिर भी उसकी खामोशी और लॉस के बीच एक विजन ने जन्म लिया। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी बताती है कैसे एक छोटे से लड़के ने सिर्फ वॉचेस नहीं बनाई, एक एम्पायर क्रिएट कर दिया। ये कहानी है रोलेक्स की। 1893 एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, अचानक अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस फेस करता है। उस साल हांस विल्ड्रॉफ अपने पेरेंट्स को खो देता है और एक पल में वो ऑर्फन बन जाता है। इस एज में जब बच्चे नॉर्मली प्रोटेक्शन और गाइडेंस चाहते हैं, हांस के लिए दुनिया सडनली साइलेंट और अनसर्टेन हो गई। उसके पेरेंट्स के जाने के बाद फैमिली रिलेटिव्स ने डिसाइड किया कि हांस को बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं ताकि उसे प्रॉपर एजुकेशन और एक स्टेबल फ्यूचर मिल सके। यहीं पर उसकी मुलाकात होती है स्विट्जरलैंड से आए एक लड़के से जिसकी फैमिली वॉच इंडस्ट्री से क्लोजली जुड़ी हुई थी। उसके घर में वॉच सिर्फ पहनी नहीं जाती थी, उन्हें समझा और रिपेयर भी किया जाता था। हांस ने पहली बार वॉच मेकिंग की दुनिया को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेसिजन बेस्ड क्राफ्ट के रूप में देखना शुरू करते हैं। गियर्स, स्प्रिंग, एक्यूरेसी और टाइमिंग, ये सब चीजें उनके लिए नहीं थी, लेकिन उनमें एक स्ट्रेंज अट्रैक्शन था। धीरे धीरे हांस का इंटरेस्ट वॉच मेकिंग की तरफ झुकने लगा। ये कोई सडन डिसीजन नहीं था, बल्कि क्यूरियोसिटी से शुरू हुआ एक साइलेंट शिफ्ट था। 1900 आते आते सिर्फ 19 साल की उम्र में हांस एक बड़ा डिसीजन लेते हैं। वो जर्मनी को छोड़ के स्विट्जरलैंड जाने का फैसला करते हैं, बेटर एक्सपोजर, बेटर लर्निंग और वॉच मेकिंग को और करीब से समझने के लिए। स्विट्जरलैंड पहुंचने के बाद हांस को वॉच इंडस्ट्री को समझने का पहला रियल अपॉर्चुनिटी मिलता है। वहां पर वो एक वॉच एक्सपोर्टिंग कंपनी क्यूनो कॉटन में काम करना शुरू करते हैं। ये जॉब सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए नहीं थी, ये एक लर्निंग ग्राउंड थी। यहीं पर हांस ने देखा कैसे वॉचेस मैन्युफैक्चर होती हैं, कैसे उन्हें डिफरेंट कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है और कैसे क्वालिटी और प्रेसिजन इंटरनेशनल मार्केट में जज किया जाता है। कुछ सालों तक हांस क्वाइटली काम करते रहे, ऑब्जर्व करते रहे और इंडस्ट्री के प्रैक्टिकल रूल समझते गए। इस एक्सपीरियंस के बाद 22 साल की उम्र में हांस एक और बोल्ड स्टेप लेते हैं। वो स्विट्जरलैंड छोड़कर लंदन शिफ्ट हो जाते हैं, एक ऐसा मार्केट जहां वॉचेस की डिमांड बढ़ रही थी, लेकिन क्वालिटी पर ट्रस्ट अब भी फुली डेवलप नहीं हुआ था। लंदन में रहकर हांस ने एक बात क्लियरली नोटिस की, मार्केट में अपॉर्चुनिटी थी, बस उसे सही विजन के साथ एग्जीक्यूट करना था। और फिर 24 साल की उम्र में हांस एक फाइनल डिसीजन लेते हैं। वो अपने ब्रदर इन लॉ ऑल्फ्रेड जेम्स डेविड के साथ अपना खुद का वॉच बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन करते हैं। हांस और ऑल्फ्रेड ने मिलकर ऑफिशियली विल्ड्रॉफ एंड डेविस की फाउंडेशन रखी। शुरुआत में उनका बिजनेस मॉडल सिंपल था और प्रैक्टिकल था। वह डिफरेंट सप्लायर से वॉच के स्पेयर पार्ट खरीदते, उन्हें केयरफुली असेंबल करते और फिर उन्हें वॉचेस के मार्केट में सेल कर देते। इस अप्रोच ने काम किया, बिजनेस स्टेबल था, सेल्स भी आ रही थी और कंपनी धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रही थी। लेकिन हांस के लिए ये सिर्फ बिजनेस नंबर का गेम नहीं था। कहीं ना कहीं वो इस मॉडल से कम्प्लीटली सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि जो वॉचेस वो बेच रहे थे वो टेक्निकली उनकी नहीं थी। हांस का विजन क्लियर था, वो सिर्फ असेंबल नहीं करना चाहते थे, वो अपना खुद का वॉच बनाना चाहते थे जिसका डिजाइन, क्वालिटी और परफॉर्मेंस पर उनका फुल कंट्रोल हो, और सबसे इम्पोर्टेंट, जिन पर उनका खुद का ब्रांड लोगो हो। यहीं से विल्ड्रॉफ्स एंड डेविस एक ट्रेडिंग कंपनी से धीरे धीरे एक ब्रांड ड्रिवन विजन की तरफ मूव करने लगती है। इस फेज के बाद हांस ने अपना फोकस हार्लोजी पर ज्यादा सीरियस कर दिया। वो सिर्फ बिजनेस साइड तक लिमिट नहीं रहे। हांस ने एक्सपर्ट वॉच मेकर के साथ मीटिंग की, उनसे कंसल्टेंट ली और वॉच मेकिंग की टेक्निकल साइड को डीपली समझना शुरू किया। धीरे धीरे हांस सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि वॉच मूवमेंट के एक्सपर्ट बनते चले गए। उस टाइम पर एक क्लियर इंडस्ट्री माइंडसेट था। रिस्ट वॉच सिर्फ वुमेन्स के लिए माना जाता था, जबकि मेंस ज्यादातर पॉकेट वॉचेस यूज करते थे। इसी वजह से मैक्सिमम वॉच मेकिंग कंपनीज अपना पूरा फोकस पॉकेट वॉच पर ही रखती थी। हांस ने इस प्रॉब्लम को केयरफुली ऑब्जर्व किया। उन्हें लगा कि इशू वॉचेस का नहीं, परसेप्शन का है। इस थिंकिंग को चेंज करने के लिए हांस ने रिस्ट वॉच को सिल्वर और गोल्ड फिनिश के डिजाइन में करना शुरू किया, ताकि उनका लुक ज्यादा प्रीमियम और एलिगेंट लगे। ये वॉचेस सिर्फ फंक्शनल नहीं थी, बल्कि अपीयरेंस में भी ऐसी थी कि मेंस कॉन्फिडेंटली पहन सके। और यहीं पर एक इम्पोर्टेंट स्टेप आता है। हांस ने डिसाइड किया कि अब वॉचेस सिर्फ असेंबल करके नहीं, बल्कि अपने नाम के साथ भी बेची जाएगी। फाइनली उन्होंने एक ऐसा रिस्ट वॉच बनाई जिस पर उनका ब्रांड नेम डीपली प्रिंटेड था, रोलेक्स। रोलेक्स नाम कोई रैंडम चॉइस नहीं था। हांस ने 100 से भी ज्यादा नाम एक्सप्लोर किया, शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग और इंटरनेशनल प्रोनाउंसेबल ऑप्शन ढूंढे। उस प्रोसेस के बाद रोलेक्स नाम फाइनल हुआ, सिंपल, पावरफुल, मेमोरेबल। और इसी पॉइंट पर हांस ने अपनी कंपनी का नाम ऑफिशियली चेंज करके रोलेक्स रख दिया। इसके बाद हांस ने अपने विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करना शुरू किया। उन्होंने एक नया वॉच मूवमेंट इंट्रोड्यूस किया,
50 लाइन कैलिबर 200। ये मूवमेंट साइज में कॉम्पैक्ट था लेकिन परफॉर्मेंस में सरप्राइजिंगली एक्यूरेट। हांस का फोकस सिर्फ डिजाइन पर नहीं था, वो चाहते थे कि उनकी रिस्ट वॉच टेक्निकली स्टैंडर्ड पर भी प्रूव हो। इसी वजह से इस मूवमेंट को टेस्टिंग के लिए COSC के पास भेजा गया। COSC सर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि वॉच मूवमेंट को मल्टीपल डेज तक डिफरेंट टेम्परेचर और पोजीशन में टेस्ट किया जाता है और सिर्फ वही मूवमेंट पास होते हैं जो एक्सपेक्टेशनल एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं। उस टाइम पर ये सर्टिफिकेशन मोस्टली लार्ज पॉकेट वॉच को मिलती थी। रिस्ट वॉच को इतना सीरियस नहीं लिया जाता था, लेकिन हांस के कैलिबर 200 ये टेस्ट सक्सेसफुली पास कर लेता है। इस तरह से रोलेक्स की रिस्ट वॉच COSC सर्टिफिकेट रिसीव करने वाली पहली रिस्ट वॉच बन जाती है। इस अचीवमेंट के बाद रोलेक्स का नाम सिर्फ इनोवेशन के लिए नहीं बल्कि प्रेसिजन और ट्रस्ट के लिए भी जाने लगा। बिजनेस अब सिर्फ इंग्लैंड तक लिमिट नहीं रहा। रोलेक्स ने स्पेन और फ्रांस जैसे यूरोपियन मार्केट में अपना वॉच सेल करनी शुरू कर दी। डिमांड बढ़ने लगी, ऑर्डर इंक्रीज होने लगे और कंपनी का स्ट्रक्चर एक्सपेंड होता गया। 1940 के एंड तक रोलेक्स के मल्टीपल रिटेल्स आउटलेट्स एस्टैब्लिश हो चुके थे और कंपनी एक 60 लोगों की स्ट्रॉन्ग टीम के साथ खड़ी हो चुकी थी। 1914 यहीं से रोलेक्स की जर्नी का एक डार्क और चैलेंजिंग फेज शुरू होता है। इसी साल वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। यूरोप का पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है और बिजनेस एनवायरनमेंट सडनली क्रैश हो जाता है। वॉर के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉच पर लगभग 30% एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज कर देती है। इस डिसीजन का डायरेक्ट इम्पैक्ट रोलेक्स के ओवरऑल सेल्स पर पड़ता है। एक्सपोर्ट महंगी हो जाती है, ऑर्डर स्लो होने लगते हैं और ग्रोथ ऑलमोस्ट स्टैंडेंट हो जाती है। हांस क्विकली समझ जाते हैं कि अगर कंपनी को सरवाइव कराना है तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक मूव जरूरी है। इसीलिए रोलेक्स अपना बेस ब्रिटेन से स्विट्जरलैंड शिफ्ट कर देती है, एक ऐसी कंट्री जहां वॉच मेकिंग सिर्फ इंडस्ट्री नहीं बल्कि एक कल्चर का हिस्सा थी। लेकिन वॉर सिर्फ प्रॉब्लम नहीं लाई, साथ में एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी भी ले आई। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान सोल्जर्स ज्यादातर पॉकेट वॉचेस यूज करते थे, लेकिन बैटलफील्ड कंडीशन में पॉकेट वॉच निकालना स्लो और इनप्रैक्टिकल था। हांस ने इस प्रॉब्लम को नोटिस किया। उन्होंने रियलाइज किया कि वॉर के टाइम सोल्जर को ऐसी वॉच चाहिए जो हैंड्स फ्री, क्विक टू रीड और टफ कंडीशन में काम कर सके। इसी नीड को देखते हुए रोलेक्स ने स्पेशली सोल्जर्स के लिए रिस्ट वॉच डिजाइन की। ये वॉचेस अनब्रेकेबल ग्लास के साथ आती थी और उनमें लुमिनेसेंट रेडियम मार्कर यूज किया गया ताकि अंधेरे में भी टाइम इजीली रीड हो सके। इन वॉचेस को कहा गया ट्रेंच वॉचेस। जब बैटलफील्ड पर सोल्जर्स को रोलेक्स की रिस्ट वॉच पहनते हुए देखा गया तो उनका इम्पैक्ट सिर्फ वॉर तक लिमिट नहीं रहा। सिविलियंस ने भी नोटिस किया कि रिस्ट वॉच सिर्फ फैशन का आइटम नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और रिलायबल टूल है, और जब चॉइस रोलेक्स की हो तो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। और इसी वजह से वॉर के बीच ही रोलेक्स की रिस्ट वॉच सेल्स शार्पली इंक्रीज होने लगती है। ये मूवमेंट प्रूफ था कि रोलेक्स प्रॉब्लम को सर्वाइव नहीं करता, वो उन्हें अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देता है। वर्ल्ड वॉर के बाद हांस ने वॉच मेकिंग को और डीप लेवल तक स्टडी करना शुरू किया। उनका फोकस अब एक क्लियर प्रॉब्लम था, वाटर और डस्ट से वॉच को कैसे प्रोटेक्ट करें। इसी रिसर्च के दौरान हांस ने वॉच केस के डिजाइन में ग्रूव्स और रबर रिंग्स इंट्रोड्यूस किया। ये कंपोनेंट केस को टाइटली सील कर देते थे जिससे वॉच वाटरप्रूफ बनने लगी। इस इनोवेशन के साथ रोलेक्स ने एक न्यू वॉच लॉन्च की, रोलेक्स ओयस्टर। ये वॉच सिर्फ क्लेम के लिए वाटरप्रूफ नहीं थी बल्कि रियल लाइफ टेस्ट से प्रूव की गई। मार्केटिंग के लिए रोलेक्स ने एक बोल्ड और सिंपल आइडिया यूज किया। ओयस्टर वॉच को फिक्स टैंक के अंदर रखकर डिस्प्ले किया गया ताकि लोग अपनी आंखों से उनकी वाटरप्रूफ कैपेबिलिटी को देख सके। यहीं से रोलेक्स ने सीरियसली मार्केट पे इन्वेस्ट करना शुरू किया और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके सेल पर दिखने लगा। कुछ साल बाद हांस ने एक प्रॉब्लम नोटिस की। ऑटोमेटिक वॉच में मूवमेंट तभी वर्क करता है जब वॉच रेगुलर हाथ से रिवाइंड की जाए। इसका सोल्यूशन था परपेचुअल रोटेटर। परपेचुअल सिस्टम में वॉच के अंदर रोटेटिंग वेट होता है जो हाथ के नॉर्मल मूवमेंट से वॉच को ऑटोमेटिकली वाइंड कर देता है, मतलब नो डेली वाइंडिंग, मोर कन्वीनियंस और बेटर रिलायबिलिटी। इस इनोवेशन के साथ लॉन्च हुई रोलेक्स ओयस्टर परपेचुअल, जिसने कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बूस्ट दिया। लेकिन चैलेंज यहीं खत्म नहीं हुआ। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है और एक बार फिर रोलेक्स की सेल डिक्लाइन होने लगती है। मार्केट स्लो हो जाता है, रिसोर्स लिमिटेड हो जाते हैं, लेकिन कंपनी ब्रेक नहीं होती। रोलेक्स इस पीरियड में भी क्वालिटी, रिसर्च और लॉन्ग टर्म विजन पर अपना काम करते रहता है। वॉर के बाद रोलेक्स और ज्यादा फोकस और कॉन्फिडेंट नजर आता है। अपनी 48th एनिवर्सरी पर कंपनी एक और माइलस्टोन अचीव करती है, रोलेक्स डेट जस्ट। ये दुनिया का पहली ऑटोमेटिक रिस्ट वॉच थी जो डेट डिस्प्ले के साथ आती थी और साथ ही वाटरप्रूफ भी थी। इसके बाद रोलेक्स ने डिफरेंट प्रोफेशनल के लिए स्पेशलाइज्ड वॉचेस डिजाइन करना शुरू किया। 1959 में माउंटेनियर्स के लिए लॉन्च हुई रोलेक्स एक्सप्लोरर। 1955 में पायलट्स के लिए रोलेक्स GMT मास्टर जो मल्टीपल टाइम जोन ट्रैक कर सकती थी। 1960 में एक एक्सपेरिमेंट वॉच डीप सी स्पेशल जो डीप सी ओशियन के एक्सट्रीम प्रेशर को सरवाइव कर गई। यहीं से रोलेक्स ने क्लियरली स्टेबलाइज कर दिया कि वो लग्जरी ब्रांड नहीं बल्कि इंजीनियरिंग एक्सीलेंस का बेंचमार्क है। 1960 में 79 साल की उम्र में हांस विल्डॉर्फ का देहांत हो जाता है। वो पीछे छोड़ जाते हैं एक ऐसी लेगेसी जो सिर्फ वॉच तक लिमिट नहीं थी बल्कि ट्रस्ट, प्रेसिजन और पेशेंस पर बेस्ड थी। और इसीलिए सब कहते हैं रोलेक्स ने टाइम को मेजर नहीं किया, रोलेक्स ने टाइम को डिफाइन किया।